Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and today we'll be continuing our session for भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गाइस वो रहेगा एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन आज हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स का बहुत पूछा हुआ सेक्शन है। अपने इंडियन एविडेंस एक्ट से तो पूछा ही जाता था, अब बस सेक्शन बदला है, अंदर की चीजें कुछ कुछ बदली हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सेक्शन नंबर 39 में आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बात की गई है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एक्सपर्ट कौन होता है। तो एक्सपर्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम केसेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो कि साइंस में, आर्ट में, हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करने में, फिंगर इंप्रेशंस को आइडेंटिफाई करने में किसी फॉरेन लॉ के तहत स्पेशली स्किल्ड है, उसको हम उस मामले में एक्सपर्ट मानते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इस व्यक्ति को बोलेंगे एक्सपर्ट, और इसके द्वारा दिया गया ओपिनियन जो भी किसी केस से रिलेटेड होगा वो होगा एक्सपर्ट ओपिनियन। तो सेक्शन 39 कहता है, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or any other field, or as to identify the or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art or other field, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts, and such persons are called एक्सपर्ट्स। यानी कि वो व्यक्ति जो स्पेशली स्किल्ड है ए फॉरेन लॉ, बी साइंस या आर्ट में, या किसी भी और फील्ड में जो कि किसी प्रकार से हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशंस की बात करती हो और हमें हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स तक पहुंचाती हो, उन व्यक्तियों को हम कहते हैं क्या? एक्सपर्ट्स। ओके, now let's go through an illustration as well. So the question is whether the death of A was caused by poison. The opinions of experts as to symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. क्वेश्चन ये है कि एक केस में एक व्यक्ति की डेथ होती है जहर से, पॉइजन से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी तथाकथित जहर से ही ए की डेथ हुई है। अब इसमें एक एक्सपर्ट को बुलाया गया और उस एक्सपर्ट ने बोला कि हाँ, ये एक प्रकार का जहर है जिसको खाने से शरीर नीला पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है या हरा पड़ जाता है, जो भी है, तो ये इस प्रकार के जहर से ऐसा होता है। अब इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया ये सेंटेंस, दिया गया ये स्टेटमेंट बेसिकली रेलेवेंट होगा केस से, क्योंकि ये एक्सपर्ट है उस चीज में और इसने अपना ओपिनियन रखा है। तो ये सेक्शन नंबर 39 है और ये कहता है कि जहां पे कोर्ट को, ये चीज समझिएगा कि अपने आप एक्सपर्ट नहीं आ जाता है, जहां पे कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है। भाई कोई फॉरेन लॉ है जिसके बारे में कोर्ट, भाई कोर्ट तो ऑब्वियस चीज है ना, फैक्ट्स पे चलेगी, वो अपना पर्सनल व्यू तो नहीं देगी। तो अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को अगर किसी फॉरेन लॉ पे या किसी हैंड राइटिंग पे या किसी फिंगर इंप्रेशन पे या किसी आर्ट या साइंस के मुद्दे पे एक ओपिनियन चाहिए, एक ओपिनियन चाहिए कि वो जो सोच रही है क्या वो सच है या नहीं है, उसके लिए एक ओपिनियन चाहिए। वो कौन? कोर्ट। तो ऐसे में इस व्यक्ति को बुलाया जाता है और इस व्यक्ति से ओपिनियन लिया जाता है जो कि कोर्ट को मदद करता है उसके ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। तभी आप पहली लाइन पढ़िए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट। क्लियर एवरीबॉडी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, प्लीज शूट, यू कैन आस्क मी। अच्छा, अब यहाँ पे ही क्वेश्चन उठता है गाइस कि अब आपने एक्सपर्ट विटनेस तो पढ़ लिया, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ लिया गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे नॉर्मल यानी कि विटनेस में, ओहो आई एम सो सॉरी व्हाट, इसको छोड़ो। तो हमारे नॉर्मल विटनेस में और ऑर्डिनरी विटनेस में, यानी कि एक्सपर्ट विटनेस में और ऑर्डिनरी विटनेस में क्या फर्क होता है, तो सोचिए एक्सपर्ट विटनेस और ऑर्डिनरी विटनेस में क्या फर्क होता है। भाई एक एक कोई केस चल रहा है, ठीक है, उस केस में विटनेस आते हैं, वो हो गए आपके ऑर्डिनरी विटनेस। अब उसी केस में सोच लो कि अगर कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया, वो हुआ एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन देगा बट वो विटनेस भी तो है। तो अब हमारे ऑर्डिनरी विटनेस और हमारे एक्सपर्ट विटनेस में क्या फर्क होगा, सोचिए।
देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपका जो ऑर्डिनरी विटनेस है ना, वो अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट से जो नतीजा निकला है उसके बारे में बात नहीं कर सकता। जबकि आपका जो एक्सपर्ट विटनेस है वो क्योंकि एक फील्ड में स्किल्ड है, तो वो ये बता सकता है कि हमने 10 लोगों पे शोध किया और शोध करने के बाद इसका ये नतीजा निकला, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज सच है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस में पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है, रिफ्रेशिंग मेमोरी आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे मेरे साथ। जो आपका ऑर्डिनरी विटनेस है ना, वो अपने बुक्स को देख के मेमोरी रिफ्रेश नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका एक्सपर्ट विटनेस है उसने कुछ भी कहा है, अगर उसको याद नहीं आ रहा है तो वो रिफ्रेशिंग मेमोरी का सहारा लेके चीज को रिफ्रेश कर सकता है। यानी कि मान लो जैसे कि एक ऑर्डिनरी विटनेस है, ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या हुआ कि उस क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं याद आ रहा है, तो अगर उसने स्टेटमेंट बदला तो ये होता है कि भाई इन्होंने पहले ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं, यानी कि अपनी बात से मुकर रहे हैं। अब ऐसा इसके लिए इसलिए होता है क्योंकि भाई ये एक एक्सपर्ट विटनेस नहीं, ये नॉर्मल विटनेस है, तो ये वही बोलेगा जो उसके से रिलेटेड है। जबकि एक्सपर्ट विटनेस जो होता है उसके पास बहुत काम होते हैं, हो सकता है उसको उस दिन और 3-4 केसेस में जांच करनी हो या जो भी हो, तो अगर उसको याद नहीं आ रहा है तो वो नॉर्मली पूछ सकता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पहले क्या कहा था, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, या अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया था तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, सो दैट आई कैन रिफ्रेश माय मेमोरी। सो दीज आर टू पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो मुझे याद आ रहे हैं ऑर्डिनरी विटनेस में और आपके एक्सपर्ट विटनेस में। अगर और कोई आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद आता है या आप सोच सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दिस एंड आल्सो रिफ्रेश। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 40 कहता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। सो ये कहता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट if they support or are inconsistent with opinions of experts when such opinions are relevant. सेक्शन 40 कहता है कि वैसे तो जो तथ्य रेलेवेंट नहीं थे वो तब रेलेवेंट हो जाते हैं जब वो ओपिनियन एक्सपर्ट की ओपिनियन से मिलके वो किसी प्रकार से जो है हमारे रेलेवेंट तथ्यों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वही क्वेश्चन कि क्या एक ही मौत जहर से हुई, तो एक्सपर्ट ने आके कह दिया हाँ जहर से हुई। अब फैक्ट ये है कि क्या उस जहर से, जिस जो जहर दिया गया था ए को, ठीक है, उससे कुछ सिम्टम्स होते थे। यानी कि ए जहर जो है, मान लो लेट्स से कि जहर का नाम एक्स है, एक्स जहर पीने से शरीर का आपका जो है रंग वो लाल पड़ जाता था, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन सिम्टम्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं। नाउ दीज सर्टेन सिम्टम्स कैन आइदर अफर्म और डिनाई दैट इज इट वाज द सिम्टम ऑफ दैट वेरी पॉइजन एक्स और नॉट। So if that is the symptom of this poison X, then again the court can form an opinion and क्योंकि ये हमारे केस से तो रेलेवेंट नहीं था, हमारा तो क्या था कि भाई एक्स को जहर मिला है कि नहीं, हाँ मिला है, ठीक है। लेकिन अब ये एक्स जहर क्या है और ये किस प्रकार से सिम्टम देता है, ये अफर्म करना या डिनाई करना ये भी एक्सपर्ट कर सकता है, और ये उसका ओपिनियन अगेन रेलेवेंट होगा अगर ये हमारे केस से किसी भी प्रकार से जुड़ रहा है तो। ओके, Now, coming to section number 41. Section 41 कहता है opinions as to handwriting and signature when relevant. So section 41 says when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of person by whom it was supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. अब देखिए जहां पे बात हैंडराइटिंग की आती है या सिग्नेचर की आती है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो हमेशा है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि मान लो कि हम लोग बहुत अक्वेंटेड रहते हैं अपने फैमिली के लोगों से। जैसे इफ यू नो माय ब्रदर राइट्स समथिंग और इफ माय फादर राइट्स समथिंग, आई कैन इजीली टेल हु हैज रिटन व्हाट because I am acquainted with the handwriting of both of them. I know my father's handwriting and I know my brother's handwriting. इन दोनों की बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग है। ओके, सो सेक्शन 41 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जहां पे कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है कि क्या एक डॉक्यूमेंट में किसी एक सिंगल व्यक्ति ने लिखा है या साइन किया है, तो कोई भी व्यक्ति जो इस व्यक्ति की हैंडराइटिंग से अक्वेंटेड है, यानी कि जो जानता है कि हाँ इसकी हैंडराइटिंग ऐसी है, ठीक है, या ये ऐसे साइन करता है, तो
तो उसके द्वारा दिया गया ओपिनियन भी अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों की, बेस्ट फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग भी जानते हैं, तो ऐसे में अगर कहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड फंसी तो मैं बिल्कुल बता दूंगी कि हाँ इसी की हैंडराइटिंग थी। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्सप्लेनेशन कह रही है अ पर्सन इज सेड टू बी अक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself, or under his authority and addressed to that person, or when, in the ordinary course of business, documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. See, now, any person who is acquainted with the handwriting, पड़ोसी आके कह दे कि ये इनकी handwriting है तो क्या मान लिया जाएगा? कोर्ट कहेगी what is the proof? How can we agree कि हाँ you know the handwriting? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति कह रहा है कि he knows the handwriting और he knows the signature of another person, उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हो जो कि आपके किसी डॉक्यूमेंट के आंसर में हो, जैसे कि लेटर्स इन एक्सचेंज हो, या फिर आपको कोई ऐसी उसकी हैंडराइटिंग रिसीव हुई हो जो कि अथॉरिटी में हो, उसने आपको एड्रेस की हो, या किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लोगों में बात हुई हो, तब माना जाएगा कि हाँ ठीक है, यू could have been acquainted with the handwriting or the signature or anything that is in question according to our section number 41. Okay, clear? कोई इसमें क्वेश्चन, कोई क्वेरी होनी तो नहीं चाहिए। इन केस अगर है तो आप ये इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है और इस सेक्शन को क्लियर कर देता है। Now coming to section number 42, opinion as to existence of general custom or right when relevant. Section 42 general custom और right की बात करता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है कि क्या कोई जनरल कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता था कि नहीं। तो ऐसे में जो व्यक्ति उसकी एग्जिस्टेंस को जान रहा है और वो कह रहा है कि हाँ एग्जिस्ट करता था, तो वो मान लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक कोई कस्टम है कि कोई भी फेस्टिवल होगा तो एक पर्टिकुलर कुएं से ही पानी खोद के निकाला जाएगा, मतलब पानी लिया जाएगा, उसके बाद वो फेस्टिवल स्टार्ट होगा। तो ऐसे में अगर किसी केस में इस चीज की बात होती है तो कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा है, जो बहुत टाइम से ये रिचुअल फॉलो कर रहा है, ये कस्टम फॉलो कर रहा है, उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। अगर वो कहता है कि हाँ ऐसा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है भाई, इनका ओपिनियन है, हो सकता है इनके में ऐसा चलता हो, तो दैट विल बी रेलेवेंट टू द केस इन क्वेश्चन। सी, जो मैंने आपको बताया वही इसमें सेम है। द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो मैंने आपको एक घर खानदान का बताया था, इन्होंने पर्टिकुलर विलेज का बता दिया, तो दैट इज अगेन सेक्शन नंबर 42. Coming to section number 43, everybody, opinion as to usages, tenets, etc. when relevant. Section 43 कह रहा है कि जहां पे कोर्ट को एक ओपिनियन चाहिए, किस लिए? यूजेस को लेके, of any body of men or family, the constitution and governance of any religious or charitable foundation को लेके, या the meaning of words used in particular districts by particular classes of people. तो ऐसे में जिनको special means of knowledge होगी और वो कोर्ट को बताएंगे, वो अपने आप में एक relevant fact होगा। सेक्शन नंबर 44, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप एंड रेलेवेंट। सेक्शन 44 कहता है कि जहां पे कोर्ट को एक रिलेशनशिप के बारे में पता करना है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप थी, और ऐसे में उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो कि फैमिली का मेंबर है या जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है उस सब्जेक्ट पे, अगर वो कुछ ओपिनियन देता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब नाउ, प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग्स अंडर द डाइवोर्स एक्ट और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। क्वेश्चन है कि क्या ए और बी शादीशुदा है। अब फैक्ट ये है कि यूजुअली उनके दोस्त और उनके घर वाले उनको हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, तो ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है। कमिंग टू सेक्शन नंबर 45, नाउ ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। तो सेक्शन 45 कहता है कि व्हेनेवर any opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based is also relevant. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स उसने जितने किए हैं उसके तहत उसने एक ओपिनियन बनाया है, ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है।
फिर से, जैसे कि एक एक्सपर्ट है, उसने बताया कि मैंने 100 लोगों पे शोध किया, इस शोध के बाद ये रिजल्ट निकला है, तो ये रिजल्ट रिलेवेंट है। वैसे ही अगर किसी भी व्यक्ति को एक ओपिनियन देना है एक लिविंग व्यक्ति के लिए, तो वो रेलेवेंट होगा जब आप अपने ग्राउंड्स भी बताओगे कि ऑन विच ग्राउंड्स आर यू सेइंग दैट दिस इज रेलेवेंट। जैसे कि अभी हमने बात की, इसके ऊपर के सेक्शन को देख लो कि whether A and B are married. So if you tell the court, yeah, yeah, they are married, the court will say, on what grounds are you saying they are married? Then you will tell, no, no, the family and the friends, they all treat them as if they are married. They have the marriage documents ready. I've been to their marriage. They were married on this day and so and so and so. So these are what, this is the basic form. This is the basic ground on which your opinion is being formed. So section 45 is nothing but simply saying that on the basis or on the grounds of which your opinion is formed will be relevant if you tell the code as it is. Section 45. Clear everybody? No questions, no queries, I guess. Cool. So character की बात, character now again is important, but this we'll deal in tomorrow's class. अभी for the time being note down some case laws जिसमें हम expert opinion की बात करते हैं. So one is your Bhagwan Kaur versus M. Keshami, AIR 1973, Supreme Court 1346. I'm repeating it again if you people want to note it down somewhere. Bhagwan Kaur versus M. Keshami, Keshami, AIR 1973. ओके, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हालांकि बहुत पुराना केस है, बट इसमें ये बोला गया था कि हैंडराइटिंग को लेके अगर कोई एविडेंस दिया जाता है, यू नो, यानी कि कोई एक्सपर्ट अगर एक हैंडराइटिंग को लेके एविडेंस देता है, और लेट मी फ्रेम इट इन दिस वे कि एविडेंस ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज द वीकेस्ट एविडेंस and the least credible evidence. That has been said by the Supreme Court in this very case. But like I said, Purana. Okay, then another one is Emperor versus Fakir Muhammad. This case is of 1935. Emperor versus Fakir Muhammad. Note it down, everybody. Emperor versus Fakir Muhammad. So these two cases are okay with you people. One also you people can note it down. Gulzar Ali versus State of AP. This is 1998. Yes, this is 1998. Gulzar Ali versus State of AP. Okay. इस केस में कहा गया था नो मैन हैज कंप्लीट नॉलेज एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली कैन नॉट बी करेक्ट. Everything cannot be correct exactly. So that's all for today, guys. I hope you enjoyed the class. If yes, please give a thumbs up. I would really like you people कि आप क्लास तो देख ही रहो, साथ में लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी चीजें नहीं किया है कर लो. And I hope your holy holidays are going well. And happy Holi from my side too. And keep on laughing, loving, living, and also studying. I'll see you people tomorrow, probably at the same time with another topic this time where we'll talk about character, which is important when we talk about Bharatiya Sakshi Adhiniam. So that's all for today. And yes, you people can write to me in the comment section that what is the difference between ordinary witness and expert witness, apart from the two that I told you. And so we'll meet tomorrow. And yes, मैंने भारतीय न्याय संहिता आपकी बीएनएस की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, 2 क्लासेस दे दी हैं. पहली तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, आई वोंट माइंड. बट द सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें मैंने सारे आपके नए सेक्शंस का रिवीजन कराया है, वो भी 20 मिनट्स में. तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जाइए, कोर्स खोलिए मेरे चैनल पे और उसको देखिए. एंड प्लीज ब्रिंग अ पेन एंड पेपर विद यू पीपल, क्योंकि उसमें सारे सेक्शंस मैंने वर्बली डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ. सो जस्ट नोट इट डाउन. Okay, guys, so that's a wrap for today. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. See you people tomorrow. Till then, take care. Bye bye. And tada.